समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बंगाल के पहले चरण में कल हुए बम्पर मतदान के बाद अब बीजेपी टीएमसी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, तो दूसरे दौर के लिए प्रचार अभियान भी जोर शोर से जारी है। पीएम मोदी सहित अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी की ओर से प्रचार की कमान संभाली, तो ममता बनर्जी ने डोर टू डोर कैंपेन करके टीएमसी के लिए समर्थन जुटाया। क्या है बंगाल का सियासी हाल, दिखाएंगे खबर विस्तार से। होगी बात आम आदमी पार्टी में हुई बड़ी बगावत की। राघव चड्ढा सहित 7 राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया है, तो बीजेपी में विलय की बात कही है। क्या है अरविंद केजरीवाल से इन सांसदों के मोह भंग की वजह, करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बंगाल में दूसरे चरण का रण हुआ प्रचंड। प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर टीएमसी पर साधा निशाना, कहा बंगाल को वर्षों से कष्टों से करेंगे मुक्त। हुगली के तट पर नाविकों से की मुलाकात, कहा बंगाल की आत्मा में बहती है गंगा। वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह ने भी भरी हुंकार, कहा प्रचंड बहुमत से बनने वाली है बीजेपी की बंगाल में सरकार। दूसरे चरण के लिए ममता बनर्जी ने भी रोड शो कर मांगा जन समर्थन। कांग्रेस भी लगा रही एड़ी चोटी का जोर। पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग की हर तरफ हो रही प्रशंसा। सर्वोच्च अदालत ने इसे लोकतंत्र के लिए बताया सकारात्मक संकेत, तो अमित शाह ने पहले चरण की 152 में से 110 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल का पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल होने का ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात कर 7 राज्यसभा के सांसदों के समर्थन का किया दावा। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के अगले दौर की कोशिशें जारी। वहीं लेबनान में युद्ध विराम बढ़ाने के फैसले ने तेज की कूटनीतिक हलचल। और सबसे पहले बात करते हैं चुनावी खबरों के साथ शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए जमकर प्रचार किया। उन्होंने दमदम और जादवपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बंगाल की ममता सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने टीएमसी को एक विकास और महिला विरोधी पार्टी बताया, तो पहले दौर के मतदान के आधार पर बीजेपी की जीत का दावा किया। पीएम मोदी ने आज सुबह कोलकाता में हुगली नदी के नौका विहार किया और आम लोगों से मुलाकात भी की। आज सुबह मुझे मां गंगा के दर्शन का, उनके सानिध्य में कुछ समय बिताने का, लोगों से मिलने का अवसर मिला। पवित्र जल में एक संपूर्ण सभ्यता की शाश्वत भावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाव से देश को जोड़ती है। उन्होंने हुगली नदी के तट पर कुछ समय बिताकर मां गंगा और पश्चिम बंगाल के प्रति अपना आभार तो व्यक्त किया ही, साथ ही दमदम और जादवपुर में विशाल जनसभाओं को भी संबोधित किया। उन्होंने मध्यम वर्ग के शोषण और सिंडिकेट के खेल के साथ ही भ्रष्टाचार, घुसपैठ और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर टीएमसी सरकार पर तीखा प्रहार किया और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी पर तेज हमले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस को महिला विरोधी पार्टी बताया और कहा कि भाजपा महिला नेतृत्व वाले विकास मॉडल में विश्वास करती है। उन्होंने उन महिला उम्मीदवारों का खास जिक्र किया जिन्हें भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है और कहा कि पार्टी ने
उन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है जिन्होंने अन्याय सहा है। टीएमसी एक महिला विरोधी पार्टी है और बीजेपी वीमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर चलती है। आप देखिए, जिस मां ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया और जिसकी बेटी को टीएमसी के महाजंगल राज ने छीन लिया, बीजेपी ने उस मां को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़ित बहनों को भी नेतृत्व का अवसर दिया, लेकिन टीएमसी इन्हीं बहनों को गाली देने में जुटी है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हुए भारी मतदान को भाजपा के पक्ष में बताया और कहा कि 4 मई को राज्य से तृणमूल कांग्रेस की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता का भाजपा के पक्ष में मतदान करना उन्हें पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई की आजादी देगा। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपको आजादी देंगे। आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी टीएमसी के सिंडिकेट से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी पलायन की मजबूरी से, आजादी बेरोजगारी और बेकारी से, आजादी घुसपैठियों से, कब्जे से। साथियों, कमल छाप पर दिया आपका हर वोट पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई, हर चीज की आजादी देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज राज्य में सरकारी कर्मचारी से लेकर पुलिस कर्मी तक भयमुक्त होकर उज्जवल बंगाल के लिए मैदान में आए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल के शिक्षक, वकील, डॉक्टर सहित हर प्रोफेशन के लोग भाजपा के समर्थन में उतरे हुए हैं। कुमार आलोक और नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बंगाल में दूसरे चरण का प्रचार अपने चरम पर है। बीजेपी और टीएमसी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो जमकर प्रचार अभियान में भी तमाम स्टार प्रचारक जुटे हुए हैं। इस बीच बड़ी बड़ी रैलियों से लेकर रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन से सभी पार्टियां अपने पक्ष में जन समर्थन जुटाने में लगी है, खासतौर से बीजेपी और टीएमसी। इस बीच कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी इस पूरे बंगाल के मुकाबले को बहुकोणीय बनाने की भरसक कोशिश कर रही हैं। पहले चरण के बम्पर मतदान ने बंगाल की सियासत को बहस के केंद्र में ला दिया है। अब सभी दलों की निगाहें दूसरे चरण पर है। दूसरे चरण का रण भी प्रचंड होता जा रहा है। पहले चरण में भारी मतदान से उत्साहित उम्मीदवार लोगों को लुभाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने उत्तर 24 परगना के जगतदल में रोड शो किया। वहीं अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के हिंगलगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य में बड़ी जीत का दावा किया। कल पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। 151 सीटों पर मतदान हो गया है। दीदी लोग परिणाम जानना है क्या? तो सुन लीजिए, टीएमसी और ममता दीदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। उन्होंने भाजपा पर बंगाल के अधिकारों को छीनने और अपना एजेंडा थोपने की साजिश रचने का आरोप लगाया। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि लोगों में ममता सरकार के खिलाफ काफी अधिक गुस्सा है। बंगाल सभी धर्मों का सम्मान करता है, सबको साथ लेकर चलता है, सबको इज्जत देता है। बंगाल अब औद्योगिक गंतव्य है, अब पर्यटन और व्यापार का हब है। यह साफ हो गया है कि लोग ममता बनर्जी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। लोग बदलाव के लिए गुस्से में वोट डाल रहे हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने हिंगलगंज थाने के ऑफिसर इंचार्ज पर बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने ओसी संदीप सरकार को निलंबित कर दिया है।
साथ ही संदीप सरकार के खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि संदीप सरकार पर पक्षपात के आरोप में कार्रवाई की गई है। इन पर चुनाव प्रचार के दौरान सभी पक्षों को समान अवसर न देने का आरोप लगा है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बंगाल के पहले चरण में ऐतिहासिक वोटिंग को लेकर न सिर्फ बंगाल में उत्साह देखने को मिल रहा, बल्कि पूरे देश में इस बढ़े हुए मत प्रतिशत को लेकर भी अलग प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। बंगाल में रिकॉर्ड मतदान पर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी खुशी जाहिर की है। तो अमित शाह ने 110 सीटें जीतने का दावा किया, जो 152 सीटों पर कल वोटिंग हुई थी। टीएमसी भी पहले चरण में बढ़त बनाने की हुंकार भर रही है, तो कांग्रेस ने बढ़े हुए मतदान को सत्ता विरोधी लहर करार दिया है। इन दावों के बीच क्या है इस बढ़े हुए मत प्रतिशत के मायने, इस रिपोर्ट में देखिए। हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है, वैसे ही टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। 151 सीटों पर मतदान हो गया है। टीएमसी और ममता दीदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। ठंडा ठंडा कूल कूल, फिर से एक बार तृणमूल। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग ने इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद पहली बार जनता के वोटों की बौछार से चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बलों की जमकर तारीफ हो रही है। पश्चिम बंगाल में पहले फेज में बम्पर मतदान होने पर सुप्रीम कोर्ट ने खुशी जाहिर की है। सर्वोच्च अदालत ने इसे लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत बताते हुए कहा कि बड़ी संख्या में लोगों का मतदान में हिस्सा लेना देश की लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करता है। भारत का एक नागरिक होने के नाते मैं मतदान प्रतिशत देखकर बहुत खुश हूँ। जब लोग वोट डालते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है। जब नागरिक अपने वोट की अहमियत समझते हैं तो वो हिंसा से दूर रहते हैं। इस दौरान जस्टिस बागची ने भी चुनाव प्रक्रिया को लेकर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण के दौरान किसी बड़ी हिंसक घटना की खबर सामने नहीं आई, जो एक सकारात्मक संकेत है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी मतदान को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि 92% से अधिक मतदान लोकतंत्र के प्रति जनता के विश्वास को दर्शाता है। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने इस दौरान शानदार काम किया है। प्रदेश के पहले चरण के चुनाव में जनता की कतारों ने संकेत दे दिया है कि इस बार खेला जनता कर रही है। बंगाल के रण में इस बार बम धमाकों की जगह वोटों की बौछार ने जहां चुनावी पंडितों को हैरान कर दिया है, वहीं बंगाल के रण में हुई वोट क्रांति से बीजेपी भी बेहद उत्साहित है। वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री ने बम्पर वोटिंग के लिए लोगों को बधाई देते हुए दावा किया कि बीजेपी राज्य में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। कभी बंगाल में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि इस बार सत्ता विरोधी लहर है। साथ ही आशंका भी जता रही है कि चुनाव खत्म होते ही बंगाल में फिर खून खराबा दंगे शुरू हो जाएंगे। ये खुद मुख्यमंत्री कहती हैं। सत्ता विरोधी लहर तो है, जिसके चलते ये वोट दान में इजाफा हुई। चुनाव खत्म होते ही फिर दंगा फसाद खून बहाने की सिलसिला शुरू हो जाएगी। ये मैं नहीं, सब मुख्यमंत्री खुद ये कहते हैं। जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह का प्लान तैयार है, तो वहीं अपनी सत्ता बचाने के लिए जूझ रही प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी कुर्सी जाने की आशंका सता रही है। ममता को सत्ता नहीं चाहिए वाले बयान पर सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे हैं। देखो, याद रखो, तुम हमें हरा नहीं सकते।
जान लो, हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं और मैं बंगाल में पैदा हुई हूँ, इसी बंगाल में मरूंगी। मैं तुम्हारी दिल्ली पर कब्जा करूंगी। बंगाल पर कब्जा करने के बाद सभी दलों के साथ मिलकर मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, बल्कि दिल्ली में भाजपा का खात्मा चाहिए। बंगाल में भी खात्मा होगा और भाजपा को दिल्ली से भी हटाना होगा। बीजेपी हटाते होवे। ममता के इस बयान से सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अपनी जमीन खिसकती देख ममता ने नया एग्जिट रूट तैयार करना शुरू कर दिया है, या फिर ये बयान बंगाल में बढ़ते दबाव को संभालने की रणनीति है। बहरहाल इस बार के वोटिंग आंकड़ों के उछाल ने प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। अब बदलाव होगा या दोहराव, फिलहाल इसका जवाब ईवीएम में बंद है। सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे आपके लिए क्यों घातक हुए हैं उनके ही राघव। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आम आदमी पार्टी को आज एक और बड़ा झटका लगा। पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने आज पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के संसदीय दल का बीजेपी में विलय करने की भी दावा किया है। आप सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने प्रेस वार्ता करके पार्टी से अलग होने की बात कही तो थोड़ी ही देर बाद भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। राघव चड्ढा ने कई और बड़े नेताओं के समर्थन का दावा किया है और अरविंद केजरीवाल सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने इस बगावत के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, सुशासन, स्वराज और कट्टर ईमानदारी के जुमलों पर अरविंद केजरीवाल ने जो राजनीतिक शीश महल खड़ा किया था, उसे राघव चड्ढा ने अपने एक शब्द बाण से चकनाचूर कर दिया। मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। कभी केजरीवाल के सबसे करीबी सहयोगी, पंजाब की जीत के आर्किटेक्ट और आम आदमी पार्टी के युवा चेहरा रहे राघव चड्ढा के एक फैसले ने अरविंद केजरीवाल के उस कांच के महल को हिला दिया, जिसकी दीवारें भ्रष्टाचार के आरोपों से पहले ही दरक रही थीं। राघव चड्ढा जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने 2 टूक कह दिया कि पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक चुकी है। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं,
देश के हित के लिए नहीं बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। राघव चड्ढा के पार्टी से मोह भंग होने की शुरुआत इस महीने की शुरुआत में हो गई थी, जब अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया और अशोक मित्तल को जगह दे दी। हालांकि पार्टी ने इसे रूटीन रिस्ट्रक्चरिंग बताया, लेकिन राघव ने ऐलान कर दिया था कि घायल हूं इसलिए घातक हूं, जो शुक्रवार को बिल्कुल सही साबित हो गई। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। शाम होते होते राघव चड्ढा की अगुवाई में आप से किनारा करने वाले सांसद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन से मुलाकात करने पहुंच गए। आम आदमी पार्टी से किनारा करने वाले सांसदों में राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी के नाम शामिल हैं। धोखे और भ्रम की राजनीति से जो आम आदमी पार्टी बनी है, ये सब उसका शिकार थे। और जैसे जैसे इनकी आंखें खुलती गईं, जब इन्होंने देखा कि अरविंद केजरीवाल का मतलब भ्रष्टाचार, अरविंद केजरीवाल का मतलब चोरी, अरविंद केजरीवाल का मतलब डकैती, लूट, तो फिर जो जो उस ढांचे में फिट नहीं होगा वो अरविंद केजरीवाल को छोड़ता जाएगा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करते हुए पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी। केजरीवाल की मनमानी से तंग आकर इन 7 सांसदों ने अपनी राह जुदा की, तो अरविंद केजरीवाल ने जहां ट्वीट करके इस राजनीतिक घटनाक्रम को बीजेपी का पंजाबियों के साथ किया गया धक्का बताया, तो वहीं सांसद संजय सिंह ने इसे ऑपरेशन लोटस करार दिया। एक अच्छी सरकार पंजाब में चल रही है, भगवंत मान जी वहां के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और आज उस सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। अन्ना आंदोलन की उपज आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का दावा कर जब सत्ता में आई, तो बड़ी संख्या में आम और खास लोगों ने पार्टी का दामन थामा, लेकिन केजरीवाल और उनके सहयोगियों की वजह से धीरे धीरे एक एक कर सब साथ छोड़ते जा रहे हैं। आज बारी राघव समेत 7 सांसदों की थी। शैलेंद्र मिश्र और मोहित शुक्ला की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो आम आदमी पार्टी की आज की बगावत ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब इस प्रकार की दिक्कतें आम आदमी पार्टी में आई हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मौके रहे हैं जब आम आदमी पार्टी के नेतृत्व पर वहां खुद के मौजूदा लोगों ने ही सवाल खड़े किए। कुछ बड़े घटनाक्रमों का जिक्र करते हैं, क्योंकि आप छोड़ने वाले बड़े नेताओं की अगर बात की जाए तो शांति भूषण, जो कि संस्थापक सदस्य थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निजी महत्वाकांक्षा का आरोप लगाते हुए 2015 में ही पार्टी को विदा कह दिया था। इसी प्रकार से उनके बेटे प्रशांत भूषण संस्थापक सदस्य थे। 2015 में उन्होंने भी पार्टी छोड़ी और आंतरिक लोकतंत्र की कमी का आरोप लगाया और कई प्रकार के आरोप लगाकर वो भी पार्टी से अलग हो गए थे। योगेंद्र यादव संस्थापक सदस्य के तौर पर आम आदमी पार्टी के मजबूत स्तंभ रहे हैं। 2015 में इन्होंने भी पार्टी छोड़ी और अरविंद केजरीवाल के काम करने के तरीके पर सवाल उठाकर उन्होंने अपने आप को पार्टी से अलग कर लिया था। शाजिया इल्मी, जो कि संस्थापक सदस्य रही थी आम आदमी पार्टी की, 2014 में उन्होंने पार्टी छोड़ी और आंतरिक लोकतंत्र की कमी पार्टी के अंदर बताकर उन्होंने भी आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया था। आशुतोष, जो कि पत्रकार थे, पत्रकार से नेता बने थे, उन्होंने 2014 में लोकसभा चुनाव भी दिल्ली में लड़ा था आम आदमी पार्टी के टिकट पर। 2018 में उन्होंने भी पार्टी से खुद को अलग कर लिया, किनारा कर लिया और कई प्रकार की उन्होंने भी अपने आप को असहज होने की बात उन्होंने जिक्र किया था। कुमार विश्वास, एक बड़ा नाम जो कि संस्थापक सदस्य की हैसियत तरीके से कहा जा सकता है, जुड़े हुए थे, उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। फैसलों में जो पार्टी के फैसले होते थे उसमें पारदर्शिता पर उन्होंने सवाल उठाए और वैचारिक मतभेदों का आरोप लगाकर उन्होंने भी अपने आप को पार्टी से लगातार किनारा एक प्रकार से कर लिया और कई बार गंभीर आरोप वो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर उठा चुके हैं। कपिल मिश्रा 2017 में भी उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने रिश्वत लेने का आरोप लगाया था और पार्टी में घोटाले, जो आम आदमी पार्टी है वो घोटालों में शामिल है, इस बात का भी आरोप कपिल मिश्रा ने लगाया था और खुद को आम आदमी पार्टी से अलग कर लिया था। स्वाति मालीवाल,
मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं। अरविंद केजरीवाल के घर पर उनके साथ मारपीट का पूरा मामला हुआ था, कोर्ट तक ये पूरा मामला है और पार्टी से उनका जो टकराव था 2024 में, वो अपने आप में बड़ी लगातार सुर्खियां बनता रहा था और मौजूदा वक्त में वो भी पार्टी से अपने आप को एक तरीके से अलग कर चुकी हैं। तो ये तमाम बड़ी बातें और आपका विवादों से जो तमाम लंबा नाता रहा है उस लिहाज से अगर बात की जाए तो कई और भी ऐसे नाम हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी। उसमें अलका लामा एक बड़ा चेहरा हुआ करती थी, एच.एस. फुल्का वरिष्ठ वकील के तौर पर हैं जो अपने आप में बहुत जाने माने चेहरे के तौर पे है। कैलाश गहलोत करीबी अरविंद केजरीवाल के बहुत माने जाते थे और मंत्री भी रहे, उन्होंने भी पार्टी को से किनारा कर लिया। राजेंद्र पाल गौतम जो आम आदमी पार्टी में मंत्री रहे, राजकुमार आनंद भी मंत्री रहे, करतार सिंह विधायक के तौर पर रहे, इन तमाम बड़े बड़े चेहरों ने अपने आप को पार्टी से अलग कर लिया। तमाम आरोप भी पार्टी पर और अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं। एस.एस. धीर विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर रहे, विनोद कुमार बिन्नी विधायक रहे और सबसे पहले बगावत करने वाले लोगों में शामिल रहे। अशोक अग्रवाल राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के तौर पर भी पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, उन्होंने भी अपने आप को अलग कर लिया। मयंक गांधी महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी का चेहरा, अंजलि दमानिया केजरीवाल की करीबी और महाराष्ट्र में एक बड़े चेहरे के तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने काम किया, जमीन तैयार की। राजेंद्र पाल गौतम जो कि मंत्री के तौर पर दिल्ली में अपनी सेवाएं दे चुके थे आम आदमी पार्टी की सरकार में, उन्होंने भी अपने आप को किनारा कर लिया। आम आदमी पार्टी के विवादों की अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल पर भी तमाम इन विवादों के अतिरिक्त भी कई प्रकार के गंभीर सवाल हैं। दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर भी मामला लगातार अभी विचाराधीन है, तो सार्वजनिक संपत्ति के उल्लंघन के मामले को लेकर भी जांच जारी है। तो अरविंद केजरीवाल की जो सियासत है वो दाग रहित को लगातार बात कहते हैं, लेकिन उस पर भी कई प्रकार के दाग हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा चेहरे के तौर पर मनीष सिसोदिया की आम आदमी पार्टी में मौजूदगी मानी जाती है, उन पर भी दिल्ली शराब घोटाले की जांच जारी है। तो स्कूल निर्माण में घोटाले को लेकर भी जांच एक प्रकार से जारी है और ये सारा तमाम मामले विचाराधीन है। सत्येंद्र जैन मंत्री के तौर पर बेहद करीबी माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल के, उनके पास भी आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर उनके ऊपर भी जांच जारी है, जो ये दिखाता है कि कई प्रकार के दाग तमाम बड़े लोगों पे लगे हुए। संजय सिंह जो आज पार्टी का बड़ा चेहरा है, उनके ऊपर भी दिल्ली शराब घोटाले में उनका नाम शामिल रहा और मनी लॉन्ड्रिंग के केस को लेकर भी लगातार जांच जारी है। तो ऐसे में तमाम ऐसे बड़े बड़े चेहरे, अमानतुल्लाह खान जो दिल्ली के अपने आप में मुस्लिम समुदाय से एक बड़े आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर उनकी छवि है, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उसके दुरुपयोग का आरोप उन पर लगा और वक्फ बोर्ड में अवैध तरीके से नियुक्तियों को लेकर भी वो भी जांच के दायरे में लगातार बने हुए हैं। सोमनाथ भारती एक बड़ा चेहरे के तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता, उन पर महिलाओं से अभद्रता करने और यौन उत्पीड़न के आरोप को लेकर भी वो जांच के दायरे में लगातार बने रहे हैं। इसी प्रकार से सोमनाथ भारती का भी हमने जिक्र किया, तो सौरभ भारद्वाज वो भी आज की तारीख में आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरे के तौर पर स्वास्थ्य परियोजनाओं में भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग को लेकर भी वो भी जांच के दायरे में है। तो ऐसे में तमाम बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी का चेहरा है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर दाग लगे हैं और जो आज बगावत आम आदमी पार्टी में हुई है वो पहली नहीं है, बल्कि उसके शुरुआती समय से लगातार कई ऐसे मौके आए हैं जिन बड़े बड़े चेहरों ने इस पार्टी को छोड़ा। इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा, इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष। इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपके साथ बीजेपी के साथ, क्योंकि आपके 7 सांसदों ने बीजेपी को साथ जाने का फैसला किया है और इसकी अपने आप में आज लगातार सत्ता के गलियारों में चर्चा है। इस बड़ी खबर पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ धनंजय गिरी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। इसके अलावा हमारे साथ में वैभव श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। प्रफुल्ल केतकर जी एडिटर ऑर्गेनाइजर है हमारे साथ में। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। वैभव जी, क्योंकि जो बात लगातार एक प्रकार से कही जा रही थी, आपके सांसद रहे राघव चड्ढा ने कहा था कि मैं घायल हूं इसलिए ज़्यादा घातक हो गया हूं, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बता दिया कि किस प्रकार से उनको एक बड़ा समर्थन 7 सांसदों का है, पार्टी को एक तरीके से तोड़कर वो विलय करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो बड़ा नुकसान एक बार फिर से हुआ है पार्टी को। वैभव जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, बाकी सभी हमारे पैनलिस्ट को नमस्कार और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी के शूरमा राघव चड्ढा का एक छोटा सा वीडियो मैं चलाना चाहूंगा, मैं चाहूंगा आप भी देखें। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं। और मेरा ये मानना है, राघव चड्ढा जी खुद अपने वक्तव्य देते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है और ऐसे गुंडों को पैट्रनेज देते हैं। ये राघव चड्ढा जी ने अभी हाल फिलहाल में कुछ समय पहले कहा था। देखिए, राघव चड्ढा जी के या फिर जो भी लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, सबसे पहले तो मेरी उनको बहुत बहुत बधाई हो
और आप लोगों ने जो एंटी करप्शन मूवमेंट के साथ बीजेपी का दामन साझा किया है, अब आप एंटी करप्शन मूवमेंट शुवेंदु अधिकारी और हेमंत विश्व शर्मा के साथ बीजेपी में झंडा बुलंद करेंगे। ऐसे ऐसे कट्टर ईमानदार लोगों के साथ आप वहां पे मंच साझा करेंगे, जिससे आपके एंटी करप्शन मूवमेंट को और बल मिलेगा। वैभव जी, आप जो बात कह रहे हैं, आपका पॉइंट वो आ गया। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि आखिर ये मोह भंग हो क्यों रहा है? अरविंद केजरीवाल या शीर्ष नेतृत्व जो आम आदमी पार्टी के साथ में इतने बड़ी संख्या में आपके सांसदों का मोह भंग, वजह क्या? कुछ तो मतलब वजह रही होगी ना? नहीं जी, आर्यन जी बिल्कुल ये बात सही है कि देखिए, जब भी कोई भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन होती है, आपके कई बार कोई चीजें आपने एक सिलसिलेवार तरीके से पूरा एक 15 मिनट तो आपने पूरा ये बताया कि कौन कहाँ किसके ऊपर क्या, कौन कहाँ गया, कैसे क्या, सब आपने डिटेल में एनालिसिस कीजिए। मुझे मतलब अच्छी बात है, इसके लिए भी आपका आभार। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ऐड कर देते, अभी तक मैं भी नाम पढ़ना शुरू कर देता हूँ, यशवंत सिन्हा से नवजोत सिंह सिद्धू, 500 नाम मैं भी गिनवा दूंगा कि नरेंद्र मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं बीजेपी के कितने, आपने शायद वो न्यूज नहीं सुनी होगी, 43 प्रोमिनेंट लीडर ऑफ मणिपुर हैव रिजाइंड फ्रॉम बीजेपी इंक्लूडिंग लेजिस्लेचर्स, कि जिन्होंने बीजेपी का। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है आपका ध्यान लग गया हो। इस जो बगावत है, इसको आप बहुत सीरियस नहीं ले रहे। आप ये मान रहे कि ठीक है, चलिए हो गया तो हो गया। मतलब क्या पार्टी इसको इस तरह से ले रही है, आम आदमी पार्टी? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, कोई आम आदमी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमने जहां भी चुनाव लड़ा है, अपने कैडर से लड़ा है, उन्हीं कैडर से विधायक बनते हैं, उन्हीं कैडर से सांसद बनते हैं। अगर कुछ हमारे साथी हैं जिनको लगता है कि आम आदमी पार्टी अपने एंटी करप्शन मूवमेंट में नहीं है, या फिर वो उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे पे नहीं फुलफिल कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी वो वादे पूरे करने के काबिल, तो उनका से आउट है। ठीक है, धनंजय गिरी जी, सवाल ये है कि वो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि साहब ऑपरेशन लोटस के तहत आप ये उनकी पार्टी में तोड़फोड़ कर रहे हैं। उसका एक नायाब उदाहरण के तौर पे वो कह रहे हैं। धनंजय जी, बाकी मेहमानों को भी समय देते। धनंजय जी। आरेंद्र जी, मैं तो बहुत ध्यान से सुनता हूं सबकी बात, उनकी बात को भी ध्यान से सुना। कुछ कहना रह गया वो तो अपने समय फिर कर लें। आरेंद्र जी, कीचड़ जितना होगा कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। अब ये कीचड़ इतना फैलाते ही क्यों है कि कमल खिल जाता है? अब आप बताइए, उन्होंने तो एक वीडियो चला दिया। हम कौन सा वीडियो चलाएं? केजरीवाल की वो वीडियो चलाएं कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, या वो वीडियो चलाएं कि बच्चों की कसम खाता हूं कि कांग्रेस से समर्थन न लूंगा न दूंगा, या वो वीडियो चलाएं कि नानी ने कहा था कि वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, या वो वीडियो चलाएं कि मंदिर बना तो अच्छा हो गया। कौन सी वीडियो चलाएं? एक वीडियो से दूसरे वीडियो कंट्राडिक्ट करती है। वो वाली वीडियो चलाएं कि मोहल्ले से पूछ करके शराब की दुकानें खुलेंगी, या वो वाली वीडियो चला दे कि एक के साथ एक फ्री मिलेगा, आधा के साथ पौवा फ्री मिलेगा। कौन सी वीडियो चलाएं? राजनीति में केजरीवाल जी ने जितने रंग बदले हैं, जीवन में गिरगिट भी उतने रंग नहीं बदल पाता है। एक जन्म में तो गिरगिट को भी उतने रंग। अरे लेकिन धनंजय जी, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप तोड़फोड़ कर रहे हैं उनकी पार्टी में, मतलब आप ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, वो सीधे आरोप आप पे ये लगा रहे हैं। नहीं, आप उनके पार्टी के कई ऐसे नाम हैं जो कहीं नहीं गए, जैसे योगेंद्र यादव, उन पर कौन सा लोटस ऑपरेशन चला? उनके यहाँ शांति भूषण, प्रशांत भूषण, ऐसे अनेक नाम हैं। और मैं पारेंद्र जी, थोड़ा बात सख्त है लेकिन सच है कि आम आदमी इसमें है कहां, मुझे बता दीजिए। इस पार्टी का नाम है एक आदमी पार्टी, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। क्योंकि जिस दिन से ये पार्टी बनी है उस दिन से आज तक ना तो आपने कोई महासचिव सुना होगा, ना कोई पार्टी का चुनाव सुना होगा, ना किसी पद पर किसी की नियुक्ति सुनी होगी। मुख्यमंत्री से लेकर के झाड़ू लगाने तक की नियुक्ति अरविंद केजरीवाल कर देते हैं। और अरविंद केजरीवाल, ये पार्टी है कहां? क्या कोई राजनीतिक दल है? क्या कोई स्वतंत्र चेतना का व्यक्ति से इस पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है? नहीं, जवाब है नहीं। और जब सुचिता की बात कर रहे हैं, मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन, तो वो जो महल नजर आ रही थी अपनी खूबसूरती पे इठला रही थी, जो थी तो बहुत खूबसूरत, मगर जिसके खूने गरीबा की बू आ रही थी। 50 करोड़ 8 करोड़ के टॉयलेट, 80 लाख के। ठीक है सर, वो वक्त निकल गया वो तमाम आरोपों के बाद, क्योंकि अब तो बगावत पे बात हो रही है। ठीक है, मैं आता हूं जी सर, प्रफुल्ल जी को भी जरा शामिल कर लेते हैं। प्रफुल्ल जी, सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी ने देश में एक विकल्प के तौर पर एक बहुत बड़ा भरोसा आम जनता का जीता था देश भर में। दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन देश भर में एक विश्वास था। लगातार इस प्रकार की बगावत, तमाम जो संस्थापक सदस्य उनका छोड़ना और ये मौजूदा बगावत, ये क्या संदेश देता? क्या एक विश्वास बहाली से उसकी डगमगाने का इशारा भी करता है? प्रफुल्ल जी। आर्येंद्र, ये बड़ा दुर्भाग्य है, और ये केवल मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है कि आज आम आदमी पार्टी को, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो,
इनका उदाहरण देकर ये जस्टिफाई करना पड़ रहा है हमारे लोग क्यों छोड़कर गए। क्योंकि आप तो व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए थे, आप तो बदलाव करने के लिए आए थे, आप तो सामूहिक निर्णय करने के लिए आए थे, आप तो सारे कानून जो है वो लोगों से सलाह करके बनाने के लिए आए थे। मेरे लिए सबसे शॉकिंग इसमें से, और ये अभी का नहीं, मतलब जो घटनाक्रम चला उसमें सबसे शॉकिंग यदि कोई है तो वो प्रशांत भूषण उनके साथ और योगेंद्र यादव उनके साथ जो एक तरीके से बॉक्सर्स और मारपीट वाला प्रकरण हुआ था, और स्वाति मालीवाल के साथ जो घटनाक्रम हुआ, और आज भी वो जो पंजाब का डेलीगेशन जिस तरीके से गया है उसमें भी जिनका नाम वो बार बार लेती है मारपीट में, वो उनके उस मुख्यमंत्री के साथ गए हैं। कौन सी हैसियत से जो राजनीति साफ करने के लिए आए थे वो पंजाब में अलॉटमेंट भी लेते हैं, पंजाब की सरकार की सारी सुविधाएं भी लेते हैं, और जिस आश्वासन के साथ, मेरे लिए दुर्भाग्य ये है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा जो की इशू बनाया था 2009 से 11 और उसके बाद वो अचानक से गायब हो जाता है और पूरी पार्टी फिर से व्यक्ति केंद्रित हो जाती है। और स्वाति मालीवाल क्योंकि केवल भ्रष्टाचार के आंदोलन से नहीं थी, 2006 में जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाला मूवमेंट चला था और एनजीओ के रूप में अरविंद केजरीवाल काम कर रहे थे, तब से उनकी साथी थी, वो भी छोड़ जाती है। तो ऐसे में सही में चिंता का विषय है कि हम किस तरीके के विकल्पों की बात कर रहे हैं। वो विकल्प का एक मॉडल मॉडल क्या है उस पर सवाल उठते हैं। वैभव जी, पॉइंटेड सवाल है कि दूसरों का उदाहरण दिखाकर जो एक विकल्प की एक उम्मीद भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने दी थी, वो विश्वास तो वो खो रहे हैं ना, अपनों का ही विश्वास खो रहा है। पॉइंटेड सवाल, छोटा सा जवाब से चाहते हैं वैभव जी। नहीं आर्यन जी, मैं कह रहा हूं हमने जो जनता से, हमारा जो मैनिफेस्टो होता है, जो हम जनता के बीच में जाते हैं, वो हमारा कमिटमेंट होता है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है कि भगवंत मान जी ने जो अपना वादा किया था कि महिलाओं के लिए हम 1000 से 1500 की जो सम्मान राशि घोषित किया, वो इम्प्लीमेंटेशन में भी आ गई, रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए। तो जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है और हमने कैडर को लेके उस कैडर को जो भेजते हैं वो हमारा आज भी जारी है। अगर कुछ लोगों की इसमें सहमति या फिर कोई मनमुटाव होता है, उनसे बात भी होती है, लेकिन इसके बाद भी अगर वो अपनी कोई और विचारधारा पे जाना चाहे, स्वतंत्र है। भारत तो लोकतांत्रिक देश है, अभी तक तो है, बीजेपी का नहीं पता, लेकिन भारत तो लोकतांत्रिक देश है। उनकी विचारधारा, वो जहां भी जाना चाहे वो जा सकते हैं, हम उनको ऑल द बेस्ट कहते हैं। लेकिन मैं एक चीज ये बता दूं आर्यन जी, ये जितने भी सांसद हैं, अगर ये उच्च नैतिकता के पैमाने पे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि नैतिक पार्टी है ना भारतीय जनता पार्टी, तो सर, आप फिर दूसरा उदाहरण जो ये 7 सांसद हैं, वैभव जी आप दोबारा फिर से उनका उदाहरण दे रहे हैं। बात आपकी पार्टी में हो रहे हैं भंग की हो रही है, आप उदाहरण उनका देने लगते हैं, सवाल आप पे उठ रहा है। नहीं, मैं किसी का मैं आपको 5 इस तरह तो और भी, गोपाल इटालिया, ईशुदान गढ़वी, ऐसे लोग के भी एग्जाम्पल दूंगा जो किस तरह से अपना एस्टीम्ड पोस्ट छोड़ के आम आदमी पार्टी में और विधायक बने। मैं तो आप अगर डार्कर साइड देखते हैं तो उसका लाइटर साइड भी देखिए, किस तरीके से ब्राइटर साइड किस तरह के लोग आम आदमी पार्टी की मुहिम के साथ अभी भी जुड़ रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं आर्यन जी, इन लोगों को मेरा चैलेंज है, 7 सांसद को, क्योंकि पंजाब की जनता के वोट से आप राज्यसभा सांसद बने थ्रू विधायकों के थ्रू। अगर हिम्मत है तो विधायकी अपने सांसदी से इस्तीफा दो और बीजेपी के कोटे से सांसद बन के जाओ। ठीक है धनंजय जी, वो तरीके से बीजेपी को ही चैलेंज है, क्योंकि अब वो अगर आपके साथ हैं तो ऐसे में आपके साथ मिलने के बाद भी उनको जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी सीधा चैलेंज कर रही है आपको। धनंजय जी देखिए, इसमें आम आदमी कहीं है नहीं, ये एक आदमी पार्टी जो स्थिति हो गई है। आप एक श्रृंखला देख लीजिए ना, कितने लोग आए थे, लोग नौकरी छोड़ करके आए थे, एक उम्मीद लेकर के आए थे, अलग अलग सेक्टर से लोग आए थे। चाहे कुमार विश्वास का एग्जाम्पल लीजिए, तमाम लोग का एग्जाम्पल लीजिए जो राजनीति में कहीं नहीं गए। केजरीवाल जी ने उन लोगों की उम्मीदों का, उन लोगों के सपनों का गला घोट दिया। भ्रष्टाचार में इस तरह से यशवंत सिन्हा जी का क्या हुआ? आपको किसी ने नहीं टोका, प्लीज आप बाकी को भी सुनिए, आपको कोई नहीं टोक रहा। नहीं, अपने नेताओं के नाम भूल जाते हैं, मैं याद दिला रहा था। वैभव जी ठीक बात है, ठीक है, टाइम की थोड़ा सीमा होती है। धनंजय जी अपनी बात पूरी करें। समय की सीमा होती है वैभव जी, नहीं तो आपके दाग इतने गहरे हैं कि अच्छे नहीं है, बहुत बदनुमा है। और से ज्यादा गहरा दाग नहीं है। वैभव जी देखिए, अब आप शालीनता की सीमा मत कर, प्लीज आप सुनिए, प्लीज वो अपनी बात रख रहे हैं, आपको सबने सुना, प्लीज जल्दी से धनंजय जी। हाँ, कमजोर विद्यार्थी बार बार बीच में उलझ सकता है। अपने समय में बोलिए, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए। ठीक है धनंजय जी, अपना पॉइंट जल्दी से थोड़ा सा समय से टू द पॉइंट। बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में जो उम्मीदें लेकर के आए थे
और जिस तरह से हरास किया उन्होंने, सारे पैमानों को तोड़ करके जिस तेजी से नीचे गए, और उनके साथियों ने उनको छोड़ा, किसी और ने नहीं छोड़ा। उनके तमाम संघर्ष के साथियों ने उनको छोड़ा और सबने उन पर आरोप लगाए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। और हमारे नेतृत्व और व्यक्तित्व में, कहते हैं ना कि तेरे चेहरे में वो जादू है, बिंडोर खिंचा आता हूं, हमारे नेतृत्व में चमत्कृत जादू है कि हम सब लोग जो राष्ट्र की मुख्य धारा में बहना चाहता है और राष्ट्र के में अपना योगदान देना चाहता है, वो हमारे साथ आना चाहता है। तो उनको स्वागत करते हैं हम कि आइए भाई, राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़िए। और केजरीवाल का पर्याय तो करप्शन हो गया था। केजरीवाल माने करप्शन, ये तो देश में आम आदमी कोई भी जानता है। आप किसी से पूछिए, तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? अरे दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब केजरीवाल का नाम सुनते हैं लोग। भ्रष्टाचार की, ठीक है सर। प्रफुल्ल केतकर जी, थोड़ा समय की सीमा है। प्रफुल्ल जी, सवाल ये है कि आज की आम आदमी पार्टी की जो ये बगावत है, इसका पॉलिटिकल फॉल आउट क्या, मतलब इसका आगे असर क्या? प्रफुल्ल जी देखिए, इसका तो एक लॉन्ग टर्म पंजाब के लिए तो है ही, लेकिन मुझे लगता है ना कि आने वाले समय में सबसे बड़ा इसमें जो अंतर दिखेगा वो राज्यसभा में इक्वेशन। देखिए आर्येंद्र, आने वाले समय में इस वर्ष भर में लगभग 36-37 सीटें और राज्यसभा की टर्म्स रिन्यू होने हैं। उसमें से कुछ अभी हो गए शुरू में, लेकिन इस वर्ष भर में होने हैं। ऐसे में राज्यसभा का इक्वेशन बहुत बड़े पैमाने पर बदलेगा। और राज्यसभा में जो एनडीए को जो मेजॉरिटी चाहिए बहुत सारी चीजें बिल्स पास कराने के लिए, वहां पे मुझे लगता है इसका एक डिसाइसिव ये होगा। दूसरा मेरा मानना है कि जो क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि ये पंजाब के वॉइसेस है। देखिए हरभजन सिंह के बारे में तो ये कह नहीं सकते, ये राघव चड्ढा पर आरोप लगा सकते हैं, या स्वाति मालीवाल का भी केस चल ही रहा है, वो तो मारपीट का है और सीएम हाउस में मारपीट का केस है। तो ऐसे में ये लोग जो है, ये पंजाब का वॉइस है। और पंजाब में जिस कमिटमेंट के साथ और करप्शन फ्री गवर्नमेंट का या ड्रग फ्री गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट आम आदमी पार्टी ने दिया था, उसके बारे में ये लोग जब बोलने लगेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पंजाब में भी वो इक्वेशन बदलेगा। इसका मैं ये नहीं मानता कि ये नेसेसरीली बीजेपी को ही फायदा देगा, लेकिन आम आदमी पार्टी को जरूर नुकसान करेगा पंजाब के इक्वेशन। ठीक है वैभव जी, जल्दी से। इसलिए मुझे लगता है कि ये इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में यदि हम देखते हैं तो आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली सेंट्रिक थी, अब पंजाब सेंट्रिक भी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी। और दूसरा, जो भ्रष्टाचार के नाम पर व्यवस्था परिवर्तन का एक आंदोलन के रूप में से पार्टी निकली थी, वो अन्ना हजारे ने भी नकार दी। अब उसके जो पार्टी के पहले से जो साथी थे, उन्होंने भी पार्टी से और पार्टी की कमिटमेंट से, चंदा चोर से ये आंदोलन पहला बगावत हुई थी। अब ये इस बात पर आ गई है कि पूरी तरीके से पार्टी के मूल एजेंडे से भ्रमनिरास हो गया। बिल्कुल वैभव जी, जल्दी से इस बात को, क्योंकि दिल्ली में सियासी तौर पे जमीन आपकी एक तरीके से खत्म हुई एक तरीके से, आप सत्ता में नहीं है। पंजाब में भी अब इस बगावत का एक बड़ा एक राजनीतिक नुकसान आपको होने वाला है। कैसे आम लोगों को समझाएंगे कि साहब हमारे ही लोग हमको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उसमें गलती हमारी नहीं है? वैभव जी। आर्यन जी, मुझे याद है अमित शाह जी का 2014 का एक बयान था कि लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने दिया था कि अरविंद केजरीवाल अगर 2014 के बाद राजनीति इतिहास में जिंदा रहे राजनीतिक रूप से, तो मैं आपकी बात सुनूंगा। ये मीडिया के सामने उन्होंने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी। अरविंद केजरीवाल आज भी वही है, आम आदमी पार्टी वो आज भी वही है, हम राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं। देखिए, देश की जनता और अरविंद केजरीवाल से जो के वादों का जो कमिटमेंट है, वो पंजाब की जनता भी जानती है। अभी गुजरात में भी दिखेगा इनको। गुजरात जैसे स्टेट में हमारे 5 विधायक चुन के आए। वसावदर का हमने किस तरह से बाई इलेक्शन बड़े तीव्र मार्जिन से जीता, गोवा में हमारे विधायक है। तो पंजाब और देश की जनता जानती है आम आदमी पार्टी के वादों पे, कमिटमेंट पे और अरविंद केजरीवाल पे। तो विश्वास रखिए, हमारी पार्टी पूरी इंटैक्ट है। और पंजाब में जो आने वाले चुनाव और आने वाला जो हमारा कैडर जो जमीन वैभव जी, सवाल ये है कि जब अपने ही सवाल खड़े करते हैं तो उसका जवाब बड़ा मुश्किल होता है। विरोधी करे तो समझ में आता है, आप उसका जवाब देंगे। अपने जब सवाल करते हैं उसका जवाब कैसे देंगे? अरेंज जी, कोई बात नहीं, सवाल करने का सबको हक है। फिर सवाल करने का हक तो सुब्रमण्यम स्वामी को भी है, जिन्होंने मोदी जी को क्या क्या कहा है। सवाल का तो यशवंत सिन्हा जी को भी है, जिन्होंने मोदी जी को क्या क्या कहा है। ठीक है धनंजय जी, आपके यहाँ भी अगर कई बार लोग सवाल उठाते हैं, तो अगर उनके यहाँ किसी ने सवाल उठा के अपना रास्ता अलग चुन लिया है, आपके साथ चुन लिया, तो उसमें गलत क्या? धनंजय जी। अरिंदर जी, देखिए सबसे बड़ी बात है, असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है। हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है, लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की बानगी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जो आरोप है और उस पर जो साथ रहने वाले लोग लगा रहे हैं और छोड़ करके जा रहे हैं, पिछड़े सब बारी बारी,
और उसमें से कुछ राजनीति के अन्य दलों में जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं, कुछ बैक टू अपने वर्क हो जा रहे हैं। लेकिन आरोप एक ही है, आरोप सब एक समान है कि ये आदमी डिक्टेटर का है, ये आदमी हिटलर का चाचा है। ठीक है, समय की बड़ा सीमा थोड़ा खत्म हो गया। प्रफुल्ल जी एक छोटा सा कमेंट, जी ठीक है प्रफुल्ल जी, छोटा सा कमेंट, क्या अरविंद केजरीवाल की खुद की अपनी क्रेडिबिलिटी को लेकर एक बहुत बड़ा सेटबैक ये बगावत? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज वो पंजाब गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज ले रहे हैं, किस हैसियत से ले रहे हैं किसी को पता नहीं, और मैं उनके पैरामीटर्स पर कह रहा हूं, मैं बिल्कुल भारतीय राजनीति के पैरामीटर्स पर उसको गैर नहीं मानता, क्योंकि भारतीय राजनीति में अलग अलग पार्टियों के अध्यक्ष अलग अलग तरीके के अपने अपने सरकारों के बेनिफिट, लेकिन आज जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, सुरक्षा नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, दिल्ली का बंगला खाली हो गया तो फिर पंजाब में अलॉटमेंट हो गया, ये जो है वहां के सारे जो स्पेशल एयरक्राफ्ट है उसका, या जिस तरीके से पंजाब के डेलीगेशन अभी यूरोप में गए हैं उसका क्या, पार्टी के फंड का हम रिलीज करेंगे उसका क्या, तो ये जो कमिटमेंट, जिस कमिटमेंट के साथ आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में आंदोलन से आई थी, उस एजेंडे का क्या हुआ, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल क्रेडिबिलिटी, बाकी मेनस्ट्रीम के पार्टी के रूप में वो ठीक है, उस पे गंभीर सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है। फिलहाल वक्त थोड़ा सा सीमित है जी, वो निश्चित खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को क्यों नहीं मिली राहत, क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किडबैक चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किडबैक। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। असम की सियासत में आरोपों की आंच अब अदालत की चौखट तक पहुंच चुकी है। पवन खेड़ा को लेकर गुवाहाटी हाई कोर्ट का सख्त रुख साफ संकेत दे रहा है कि राजनीतिक बयानबाजी और कानूनी जवाबदेही के बीच की रेखा कितनी अहम है। हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर लगाए गए आरोप अब खुद पवन खेड़ा के लिए कानूनी मुश्किलें बनते नजर आ रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर सनसनीखेज आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को आज एक और बड़ा झटका लगा है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पवन खेड़ा ने एक निर्दोष महिला को राजनीतिक फायदे के लिए जानबूझकर विवाद में खींचा है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए अपने आदेश में स्पष्ट किया कि ये मामला केवल मानहानि का नहीं है, बल्कि जालसाजी, फर्जी दस्तावेज रखने और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा है। अदालत ने जोर देकर कहा कि इस मामले में कस्टोडियल पूछताछ जरूरी है, ताकि ये पता चल सके कि पवन खेड़ा के वे सहयोगी कौन थे जिन्होंने उनके लिए ये दस्तावेज इकट्ठा किए और ये दस्तावेज कहां से, किस स्रोत से आए थे। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस मामले को राजनीतिक लाभ लेने वाला स्टंट मानते हुए साफ किया है कि पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। दरअसल असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि रिंकी भुइयां शर्मा के पास 1 से अधिक पासपोर्ट हैं
और विदेशों में उनकी बेनामी संपत्तियां हैं। उन्होंने इससे जुड़े कुछ दस्तावेज भी दिखाए थे। इन आरोपों के बाद रिंकी भुइया शर्मा ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज कराई। बाद में विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने स्पष्ट किया कि पवन खेड़ा द्वारा दिखाए गए तीनों पासपोर्ट फर्जी पाए गए हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कोर्ट कार्रवाई पर संतोष जताया है। I do not want to comment anything because Model Code of Conduct is in force. Whatever the outcome of the case or investigation, it is entirely on Assam Police. I will review the case only after 4th May if I come back to power. इससे पहले पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने को कहा। अब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की संभावना काफी बढ़ गई है। साथ ही अब जांच एजेंसियों के रडार पर पवन खेड़ा के वो सहयोगी भी होंगे जिन्होंने उनके लिए ये फर्जी दस्तावेज जुटाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे तो खबर होगी बिहार से, जहां पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जीता है विश्वास मत। पूरी खबर ब्रेक के बाद। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जरा सी हंसी दुलार, जरा सा जरा सी अनबन प्यार, जरा सा यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का यही तो अमूल है। टेस्ट ऑफ इंडिया, छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब खबर बिहार से। बिहार की राजनीति के सत्ता का अंकगणित आज फिर साफ तौर पर स्पष्ट दिखाई दिया। सम्राट चौधरी ने सदन में बहुमत साबित कर दिया और इनके साथ ही एनडीए की मजबूती एक बार फिर से उस पर मोहर लग गई। ध्वनिमत से पारित हुआ विश्वास मत ये बताता है कि आंकड़ों के लिहाज से यह सिर्फ एक औपचारिकता मात्र थी, लेकिन सियासी संदेश काफी बड़ा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने हमलों और आरोपों के बीच सत्ता पक्ष ने न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को भी आज सदन के माध्यम से बिहार की जनता के सामने स्पष्ट कर दिया। बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में बहुमत साबित कर दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्ष ने वोटिंग की मांग नहीं की, जिसके बाद स्पीकर ने ध्वनि मत से सम्राट चौधरी के विश्वास मत प्रस्ताव को पारित घोषित कर दिया। इससे पहले सदन में विश्वास मत के प्रस्ताव पर एनडीए और विपक्ष के नेताओं के बीच बहस हुई। राज्यसभा सदस्य चुने जाने और नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार की कमान संभालने वाले सम्राट चौधरी के लिए ये फ्लोर टेस्ट बेहद महत्वपूर्ण था। एनडीए गठबंधन, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरवी, हम और आरएलएम शामिल हैं, इनके पास 243 सदस्य विधानसभा में 202 सीटों का भारी बहुमत है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उनकी सरकार CCC यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर कोई समझौता नहीं करेगी। CCC पर कोई समझौता नहीं किया गया, चाहे वो क्राइम हो, करप्शन हो और कम्युनिज्म हो। इन तीनों चीजों पर कभी समझौता नहीं किया गया। आगे भी किसी भी कीमत पर कोई समझौता ये सरकार नहीं करेगी। साहब, विश्वास मत पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी और सम्राट चौधरी पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया, तो वहीं सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए कहा कि सत्ता किसी की बपोती नहीं होती। कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला, यही बपौती से बाहर निकलिए
किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। हम लोगों को तो खुशी की बात है कि भाई ये तो लालू जी के पाठशाला के हैं, मुख्यमंत्री बने, तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने हटाया। एनडीए नेता विश्वास मत हासिल करने के बाद काफी खुश नजर आए। जनता से वादा किया था, जनता का इतनी बड़ी जनादेश आया जिसका आदेश समृद्ध बिहार के लिए है। फ्लोर टेस्ट में माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भारी मत प्राप्त किया है और आज जनता में एक भारी संदेश दिया है कि जितना जनता में समर्थन है उतना ही समर्थन सदन में भी। इतने दिनों से उनके नेतृत्व में हम सब लोग एनडीए के लोग काम कर रहे थे, माननीय विधायक, तो कमी तो खलेगी, लेकिन उनका मार्गदर्शन अभी भी है, आगे भी रहेगा। बिहार विधानसभा में सरकार का विश्वास मत संख्या के लिहाज से सिर्फ औपचारिकता भर रहा, लेकिन इसके जरिए मुख्यमंत्री ने न सिर्फ विपक्ष को निशाने पर लिया बल्कि अपनी सरकार के काम की रूपरेखा भी पेश की। ब्यूरो इनपुट के साथ मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि मेरी पंचायत मेरी धरोहर। पूरी खबर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्या रहा इस कार्यक्रम में खास, आप देखिए इस रिपोर्ट को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में देश भर से पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भाग लिया। यह दिन 73वें संवैधानिक संशोधन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जिसने देश में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने किया। इस दौरान प्रधानमंत्री का संदेश भी पढ़कर सुनाया गया, जिसमें ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने और विकसित भारत के लक्ष्य में पंचायतों की भूमिका पर जोर दिया गया। इस अवसर पर मंत्रालय द्वारा पंचायत उन्नति सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई और मेरी पंचायत मेरी धरोहर पहल के तहत ग्रामीण विरासत से जुड़ी प्रकाशन भी लॉन्च किए गए। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की नींव हैं और गांवों के समग्र विकास के लिए स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति को और मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता और जन भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा उसको दर्जा दिया गया था। उसके बाद फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन आदि के और तमाम रूल्स रेगुलेशन पंचायत को लेकर किया गया था।
उसका रिजल्ट आज ये है कि देश में लगभग हर गांव की गली नाली खरंजा इत्यादि ग्रामीण विकास अच्छी तरीके से हुआ है। मोदी सरकार का लक्ष्य है पंचायतों के माध्यम से सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, हर व्यक्ति को आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाना, ऐसा गांव जहां किसी को गरीबी का सामना ना करना पड़े, विकास और समृद्धि का लाभ हर परिवार तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के पंचायत प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और ग्रामीण विकास के सफल मॉडल साझा किए। पंचायतों के मजबूत होने से निश्चित तौर पर एक सशक्त भारत का सपना पूरा होगा। पंचायतें सशक्त होंगी तभी देश सशक्त होगा। काफ़ी कुछ बदलाव आया है और इस दिशा में सकारात्मक बदलाव भी है। तो ये मानना है कि हमारी भिन्न भौगोलिक स्थिति की वजह से हमें अलग से कुछ मानक योजनाएं बननी चाहिए और पंचायतों को अधिकार हो, ग्राम पंचायत को विशेषता अधिकार हो कि हम जो योजनाएं बनाएं और उसी को हम धरातल पे उतार सकें। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के इस आयोजन ने सशक्त पंचायत, समग्र विकास के विजन को आगे बढ़ाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने का संदेश दिया। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी